लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर विराज को बिजनेसमैन नहीं बल्कि मिल्खा सिंह जैसा एथलीट होना चाहिए था, क्योंकि इन्हें भागने का बहुत शौक है। बचपन में ये जिंदल परिवार को छोड़कर भाग गए थे। जैसे जैसे इनकी उम्र और अक्ल बढ़ी, वैसे वैसे उन्हें जिंदगी के असली पैमानों के बारे में पता चलने लगा। और तब उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी ऐसे नहीं बिताई जा सकती। जिस नाम और शोहरत को वो पीछे छोड़कर गए थे, उन्हें उसका मलाल होने लगा था और उसे पाने की इच्छा फिर से उनके मन में उछाल मारने लगी। अपनी मुराद को हाथ में थामकर मिस्टर विराज जिंदल परिवार का ठप्पा पाने के लिए फिर से हमारे दरवाजे पर आ पहुंचे थे। अब चूंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा थे, हैं, इसीलिए इन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें जिंदल परिवार का ठप्पा ऐसे ही दे दें। जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी की रेस में आने के लिए सबसे पहले इन्हें धनंजय ने एक टेस्ट दिया, जिसका रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा था। और उसके बाद ही इन्हें उस अग्नि परीक्षा में शामिल किया गया, जिसका एनालिसिस आज हम आप सभी के सामने करने वाले हैं। अगर उस एनालिसिस में मिस्टर विराज जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की शर्तों पर खरे उतरते हैं, तो जिंदल परिवार का अगला सक्सेसर उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर विराज शर्त हार जाते हैं, तो फिर कभी भी जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ इनके पास जो भी असेट, लिक्विडिटी और प्रॉफिट होगा, वो जिंदल परिवार एक एनजीओ के नाम कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि आज का ये सेशन जिंदल परिवार के लिए और मिस्टर विराज के लिए आसान नहीं होने वाला है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जैसे ही जिंदल परिवार के स्पोक्स पर्सन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बैंक्वेट में मौजूद सभी लोगों की आंखें विराज को घूरने लगी थी। कुछ लोग नफरत की नजरों से भी विराज को घूरे जा रहे थे, लेकिन विराज के चेहरे पर एक असीम मुस्कान थी, जैसे मानो स्पोक पर्सन ने जो कुछ भी कहा हो, उससे विराज को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या बात है, इसे कहते हैं असली एटीट्यूड। मिस्टर विराज, सेशन शुरू होने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जिंदल परिवार के स्पोक पर्सन ने शालीन अंदाज में कहा। जी जी, मैं क्या कहूं? आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से दिया कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। मेरी तुलना इंडिया के महान एथलीट मिल्खा सिंह से की गई। वैसे अगर मैं एथलीट होता तो बिजनेस की दौड़ में मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिजनेस झक मार के मेरे पीछे आता। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बैंक्वेट में मौजूद सभी लोग खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। लेकिन स्टेज पर मौजूद जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों के चेहरे का रंग उतर गया था। इससे पहले कि जिंदल परिवार का स्पोक पर्सन कुछ बोलता, विराज ने फिर से बोलना शुरू किया। दूसरी बात ये सच है कि मैं जिंदल परिवार को छोड़कर गया, लेकिन ये सच नहीं है कि मैं जिंदल परिवार के पास आया। जिंदल परिवार मेरे पास आया। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं मेरे परिवार के बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। जिंदल नाम के ठप्पे की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज की ये लड़ाई उस ठप्पे के लिए ही हो रही है। विराज की बात सुनकर जिंदल परिवार के बूढ़े लोग बौखलाए हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें विराज के मुंह से इतना तड़कता भड़कता हुआ जवाब मिलेगा। लेकिन विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी बहुत खुश लग रही थी। और क्यों ना होती, विराज ने ईंट का जवाब पत्थर से जो दिया था। मिस्टर विराज, हमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स जानने का कोई शौक नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, वी डोंट केयर। हम यहाँ पर 3 साल पहले जो आपको जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी बनने की कंडीशन दी थी, उसका एनालिसिस करने आए हैं। तो क्या हम मुद्दे की बात कर सकते हैं? जिंदल परिवार के एक बूढ़े इंसान ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए विराज को चुप कराने की कोशिश की। इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोलता, उस बूढ़े आदमी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अब जब मुद्दे की बात आ ही गई है, तो यहाँ मौजूद हर किसी को पता ही होगा कि आपकी विजॉन पेप्सी कोला कंपनी ने मार्केट में क्या कारनामा किया है। उस खबर से पूरा जिंदल परिवार बहुत दुखी है। हम में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक इंसान अपने प्रॉफिट के फायदे के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। हम इस हरकत की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ जिंदल परिवार की कमेटी ने ये फैसला किया है कि अब हम 3 साल पहले के आपके कैपिटल को
10 गुना से नहीं बल्कि 15 गुना करते हुए आपके बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। हमें ये नहीं पता कि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी के प्रॉफिट का पैसा आपने और ना जाने कितने बिजनेस पर लगाया होगा। हम इस मामले में आपको कोई चांस नहीं दे सकते हैं और यही एक फेयर डिसीजन है। मिस्टर शमशेर जिंदल भी कमेटी के फैसले के साथ हैं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वाकई में ये गलत था, लेकिन चूंकि विराज की कंपनी पर एक बहुत बड़ा आरोप साबित हो गया था, इसीलिए किसी ना किसी तरह से विराज पर दबाव बनाया जा सकता था। क्योंकि उस लड़के की मदद से नताशा को ये पता चला था कि विराज का दिमाग बिजनेस और प्रॉफिट मेंटेन करने में बहुत तेज चलता है। इसीलिए नताशा ने भी एक कदम आगे चलते हुए इस चाल में भी विराज को पूरी तरह से ढेर कर दिया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी विराज के चेहरे पर शांत मुस्कान लटक रही थी। जी ठीक है, मैं जिंदल परिवार की कमेटी के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। जानवी का हाथ जोर से दबाते हुए विराज ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। विराज जानवी को बताना चाहता था कि भले ही कुछ भी हो जाए, वो उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। विराज नहीं चाहता था कि जानवी पैनिक करे, इसीलिए वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो फिर एनालिसिस शुरू किया जाए। मिस्टर विराज, आप 3 साल पहले की कैपिटल रिपोर्ट सबमिट करें और साथ ही साथ इन 3 सालों में आपने जो कुछ भी किया है उसकी ब्रीफ रिपोर्ट भी कमेटी को सबमिट करें, जिससे सही मायनों में हर चीज का एनालिसिस हो सके। दूसरी बात, हमारे पास आपके हर बिजनेस की असेट और प्रॉफिट रिपोर्ट है, जो बंद लिफाफे में हमारे सामने मौजूद है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले से ही हमारे पास हैं। हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। भले ही मामला अब 10 गुना से हटकर 15 गुना पर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी विराज को पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी। इसीलिए अपना फैसला लेने में विराज को बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। जैसे ही जिंदल परिवार के स्पोक पर्सन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने 3 साल पहले की कैपिटल रिपोर्ट और 3 साल जो कुछ भी हुआ उसकी ब्रीफ रिपोर्ट कमेटी के सामने रख दी। कमेटी बारीकी के साथ विराज की हर गतिविधि को एनालिसिस करने में लगी थी। मिस्टर विराज, 3 साल पहले आपके पास कोई कैपिटल नहीं था, लेकिन आपके पास एक पार्टनर था और उस पार्टनर की मदद से आपने जिंदल परिवार की उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए भी कि अगर आप कंडीशन पर खरे नहीं उतरे तो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर का भी नुकसान होगा। जानवी कपूर, आपकी पार्टनर, 3 साल पहले का कैपिटल 100 करोड़, यानी 3 साल बाद कंडीशन के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए 1500 करोड़ रुपए। कमेटी आपको बोलने का मौका देती है, जिससे आप अपनी कंपनी और अपने बिजनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकें। हम आपकी बताई गई इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक करेंगे और हमारे पास मौजूद सही आंकड़ों से मिलान करेंगे। जैसे जैसे आपके बिजनेस के सही आंकड़े मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी तरफ से आपको हरी झंडी मिलने लगेगी और आपके एसेट और आपके प्रॉफिट को काउंट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर विराज के बिजनेस का एनालिसिस। जिंदल परिवार के एक बूढ़े इंसान ने अब खेल को 1-on-1 खेलने के लिए विराज को मैदान में आने का इनविटेशन दे डाला था और इसी के चलते विराज सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी कुर्सी से उठ गया था। और अब अगली आवाज आप सभी विराज के मुंह से सुनने वाले थे। मैं विराज जिंदल इस कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले मेरी पार्टनर जानवी कपूर के पास 100 करोड़ रुपए का कैपिटल था। उसके बाद हमने एक नई कंपनी की शुरुआत की, द 3 मस्कीटियर्स। आज इस कंपनी के 4 पार्टनर्स हैं। अगर जानवी कपूर के कैपिटल की बात की जाए तो 3 साल पहले वो 100 करोड़ था और आज 3 साल बाद हर छोटे मोटे बिजनेस को देखते हुए वो 200 करोड़ पहुंच गया है। आप रिपोर्ट में सब कुछ देख सकते हैं। ये बोलने के बाद विराज ने ब्रेक लिया, जिससे कमेटी विराज की ब्रीफ रिपोर्ट में जानवी के बिजनेस का एनालिसिस करे। जल्दी ही कमेटी ने हरी झंडी दिखा दी और विराज की पलटन की कैपिटल में 200 करोड़ रुपए ऐड हो गए थे। लेकिन अभी भी विराज और जानवी को 1300 करोड़ रुपए की दूरी तय करनी थी। पिछले 3 साल में हमने कई नए बिजनेस की शुरुआत की। सबसे पहले मैं आपका ध्यान द हिल्टन्स कॉफी हाउस पर डालना चाहूंगा, जिसके मुंबई शहर में 4 आउटलेट्स हैं। सारे आउटलेट्स हमारे हैं
असेट्स और पिछले 7 महीनों का प्रॉफिट कुछ 200 करोड़ रुपए है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। विराज की बात सुनकर कमेटी फिर से इंफॉर्मेशन और जांच की गहराई में चली गई और इस बार भी कमेटी की तरफ से विराज को हरी झंडी मिली। यानी अब विराज की पलटन 1100 करोड़ रुपए पीछे थी। जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे विराज को लग रहा था कि शायद वो इस कंडीशन के मुकाम को आसानी से पार कर जाएगा। इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं आप सभी का ध्यान मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो मुंबई शहर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी है। यहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाया जाता है और सारे ट्रेनर्स अब्रॉड से हैं। मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर एक फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार भी है। जिंदल परिवार की कमेटी चाहे तो कभी भी इसका लुत्फ उठा सकती है। इसका असेट और प्रॉफिट कुछ 400 करोड़ रुपए है। विराज के इस नए बिजनेस को सुनकर शमशेर जिंदल की आंखें चौंक उठी थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि विराज मुंबई शहर को इतनी बड़ी सौगात दे सकता था। विराज के अचीवमेंट्स देखकर शमशेर जिंदल मन ही मन बहुत खुश थे। अब उन्हें लग रहा था कि विराज को उत्तराधिकारी बनाने का उनका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि शमशेर जिंदल ही थे जिन्होंने जिंदल परिवार के लोगों को विराज को ढूंढने पर मजबूर किया था। वो अलग बात है कि अभी विराज को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन शमशेर जिंदल की उम्मीदों पर विराज पूरी तरह से खरा उतरा था। कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिलते ही शोभराज जिंदल भी खुशी से उछल पड़े थे। उनके बेटे ने बिजनेस की दुनिया में एक नया तहलका मचा दिया था और इससे सिर्फ जिंदल परिवार के 2 लोग खुश नजर आ रहे थे। लेकिन 700 करोड़ रुपए का खेल अभी भी बाकी था और विराज को पूरी उम्मीद थी कि वो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से पूरा हो जाएगा। मैं कमेटी को बताना चाहता हूं कि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी हमारे बिजनेस की पहली शुरुआत थी, जिसे बहुत मेहनत से हमने शुरू किया था। उस बिजनेस में सिर्फ मेहनत थी, बेईमानी नहीं। लेकिन उसके बाद ठीक इस जजमेंट डे से 1 हफ्ते पहले हमारी फैक्ट्री पर रेड डाली गई। हमें झूठे आरोपों में फंसाया गया और हम पर अच्छा खासा फाइन लगाया गया। इससे मेरी कंपनी का आधे से ज्यादा प्रॉफिट यूं ही निकल गया। खैर, मैंने इस बात को आपके सामने यूं ही पेश किया। असल में मैं आप सभी का ध्यान मुंबई शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट कम बिजनेस प्लाजा एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जो करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। इस सुपरमार्केट में आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से लेकर साउथ अफ्रीका तक सारा इंपोर्टेड सामान आपको सिर्फ और सिर्फ एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में ही मिलेगा। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का सिर्फ असेट ही 400 करोड़ रुपए हैं और 3 साल में इसका प्रॉफिट कुछ। इससे पहले कि विराज एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट बताता, वो अचानक से ब्लैंक हो गया था, क्योंकि उस बंद लिफाफे में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट अमाउंट लिखा ही नहीं था। ये क्या मजाक है? आपको इस लिफाफे में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मेंशन ही नहीं है। क्या आप मुझे मेरे रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं या फिर आप खुद देखिए एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ने कितना प्रॉफिट कमाया है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी स्टंड रह गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लिफाफे में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा गया था। क्या विराज से कोई गलती हो गई थी जो विराज भी नहीं पहचान पाया था? आखिर उस लिफाफे में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा था? इसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या नताशा जिंदल ने अपनी दूसरी चाल चल दी थी? और क्या 300 करोड़ रुपए से विराज की पलटन इस कंडीशन को हारने वाली थी? क्या थी नताशा जिंदल की चाल और विराज की पलटन की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।